देश के शूरवीरों ने डंके की चोट पर ड्रैगन को कह दिया है कि हम अपनी जमीन भी लेंगे और तुम्हारी गर्दन भी तोड़ेंगे। सेना ने फिंगर 4 को वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। ये भारत का शौर्य है। हम अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देते। एलएसी पर भारत ने ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्लैक टॉप के बाद अब फिंगर 4 का इलाका भी अपना है। अब उस पर चीन का कोई साया नहीं। भारत ने अगस्त से ही इन इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ड्रैगन नहीं मानने वाला था। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में अब भारतीय सैनिक अहम ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। सेना के जवानों ने ऐसी पोजीशन पर कब्जा कर लिया है जो फिंगर 4 से भी ऊंची है। खबरों के अनुसार अगस्त के अंत में पैंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे के पास ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन किए गए थे। पांगुर लेक के पास में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और दूसरी जो हैं पोजीशंस जो ली, उसके साथ साथ उन्होंने पैंगोंग सो के जो साइड पे फिंगर 4 का एरिया है उसके ऊपर भी पोजीशन ले ली। ये तीसरी बार है जब चीनियों को भारतीय फौज से मात खानी पड़ी। खास बात यह है कि ये विजय तब हुई जब रूस में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए बैठक हुई। दोनों देशों की तरफ से आग बराबर लगी हुई है। जिनपिंग को भी याद होगा कि पैंगोंग पर पहले भारतीय फौज ने उनके कई सैनिकों की गर्दन मरोड़ी, फिर ब्लैक टॉप पर कब्जा किया और अब फिंगर 4 पर विजय का तिरंगा फहरा दिया। यानी हिंदुस्तान से टक्कर मौत को दावत देना है। ये नया भारत है जिसके ताकत के आगे एलएसी पर खड़े ड्रैगन जैसे शैतान की एक नहीं चलने वाली। तो ड्रैगन भले ही कितने भी हथकंडे अपना ले, अपनी पोल वो खुद ही खोल रहा है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसे गलवान झड़प का बताया जा रहा है। 100 सेकंड में इस वीडियो पर डालिए एक नजर। चीन कितना भोला है वो आप इस वीडियो से समझिए। चीन शांति चाहता है, लेकिन उसकी मीडिया बड़ा बनने के चक्कर में उसका ही पोल खोल देती है। चीन की सरकारी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जारी किया गया ये वीडियो देखिए। ये वीडियो गलवान झड़प का बताया जा रहा है, जिसमें भारत और चीन के सैनिक नदी किनारे हाथापाई करते दिख रहे हैं, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ सैनिक नदी में भी गिर जाते हैं। उधर चीन की भोपू की गीदड़ भभकी भी सुन लीजिए। ग्लोबल टाइम्स ने घबराहट का प्रदर्शन करते हुए कहा है कि युद्ध हुआ तो भारत हार जाएगा। चीन की इस बौखलाहट की 2 वजह है। पहली वजह, इंडियन आर्मी ने फिंगर 4 पर कंट्रोल करते हुए मोर्चा संभाल लिया है। पैंगोंग के गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, रेचिनला जैसी चोटियों पर अपना अधिकार जमाते हुए चारों तरफ कटीली तारों का चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। हिंदुस्तान के इरादे साफ है कि अगर चीनी सैनिकों ने सीमा पार करने की हिमाकत की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। चीन लगातार अपने डर को छुपाने के लिए वीडियो जारी कर रहा है। वो दिखाना चाहता है कि वो नहीं डरता, लेकिन उसका ये दिखाना, ऐसे घबराना, उसकी बेचैनी उसके मानसिक हार का सबूत है। ड्रैगन कुछ नहीं कर सकता तो वीडियो ही जारी कर अपना मन बहला लेता है। उसी वीडियो को बार बार देखकर ये मुगालता पाल लेता है कि हम बलवान हैं, रण क्षेत्र में ना सही लेकिन हम ट्विटर पर वीडियो वीर हैं। और तो और चीन अब जासूसी के लिए जानवरों का सहारा ले रहा है। पहले उसने 13 याक भेजे थे, लेकिन अब फिर से सीमा पार से आए 70 याक पकड़े गए। दुश्मन की शातिराना चाल को हिंदुस्तान करेगा बेनकाब। ड्रैगन इंडियन आर्मी से हारा तो जासूसी का सहारा ले रहा है। एलएसी पर भारी तनाव के बीच ड्रैगन की हर चाल पर भारतीय फौज की नजर है। अब ड्रैगन जासूसी के लिए याक का सहारा ले रहा है। पहले 13 याक पकड़े गए और अब फिर 70 याकों की घुसपैठ से शक गहरा गया है। भारतीय फौज ने अरुणाचल प्रदेश से 13 याकों को पकड़ा। ये याक सीमा पार से आए थे, लेकिन इसे इंडियन आर्मी ने चीन को वापस लौटा दिया और अब फिर 70 याकों की टोली भारतीय सीमा में आ गई है। सवाल भी है और शक भी, क्योंकि मक्कार चीन कुछ भी कर सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल पहले भी कुछ देश कर चुके हैं। पश्चिमी फ्लोरिडा में दुश्मन के जहाजों पर हमले के लिए जासूस डॉल्फिन तैयार की गई थी। 1967 में अमेरिकी CIA ने पक्षी, कुत्ते और बिल्लियों का भी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया था। कनाडाई बाजों और कोकाटू तोतों का इस्तेमाल खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए किया जा चुका है। जाहिर है, अगर पशु पक्षियों से इतिहास के पन्नों में जासूसी का इस्तेमाल दर्ज है तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकता है। ड्रैगन चाहे कोई भी चाल चल ले, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और जवान तैनात खड़े हैं। वो ड्रैगन की हर चाल समझते हैं और उसे नाकाम करने में सक्षम हैं।
और एक और अहम रिपोर्ट, चीनी सैनिकों को खाने की कमी हो गई है। भूख से बिलबिलाते अपने सैनिकों को वक्त पर खाना पहुंचाने में भी चीन फेल हो रहा है। ताकत के गुरूर में चूर चीन ने एक नया प्रोपेगेंडा रचा है। सड़क और हवाई मार्गों को छोड़ ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चीन का ये नया प्रोपेगेंडा है। भारत चीन बॉर्डर पर उसने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है, जिसके खाने पीने की कमी हो गई है। तकनीक और ताकत के दम भरने वाले चीन के हेलीकॉप्टरों में वो दम नहीं रह गया जो अपने सैनिकों को वक्त पर खाना पहुंचा सके। टैंकर और तोपों की बात करने वाले पीएलए के लिए सड़क और हवाई मार्गों से खाना पहुंचाना बंद कर दिया गया, तो ड्रोन के जरिए वो सैनिकों तक खाना पहुंचा रहा है। एक साथ वहां कई ड्रोन उड़ते हैं और अड्डे पर पहुंचते ही ड्रोन का मुंह खुलता है और खाद्य सामग्री गिरा दी जाती है। दौड़ते भागते हुए चीनी सैनिकों से लेकर आते हैं और शुरू होती है भूख मिटाने की कवायद। कच्चे माल को जैसे तैसे काटा पीटा जाता है, गरम किया जाता है। इधर भूखे सैनिक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और फिर जैसे इन्हें खाना मिलता है टूट पड़ते हैं। पत्थर पहाड़ के बीच रहने वाले सैनिकों को चीन पेट भर भोजन तक नहीं करा पा रहा। ड्रोन की तकनीक दिखाकर वो खुद अपनी हंसी उड़ा रहा है। तकनीक का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये चीन की टेंशन को जाहिर कर रहा है। एक तरफ वो सर्दी के मारे चीनी सैनिकों को हटाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहा है। लेकिन हकीकत उसकी खुद की तस्वीर जाहिर कर रही है। जाहिर है सर्दी तो बहाना है, हकीकत ये है कि अपने सैनिकों को गर्मा गर्म खाना तक नहीं दे सकता ड्रैगन। दूसरी तरफ भारत है, जहां सियाचिन ग्लेशियर में भी भारतीय सैनिक हर मौसम में डटे रहते हैं, मुकाबले से पीछे नहीं हटते। साफ है कि चीन के ये ड्रोन आखिर कब तक सीमा पर डटे रहेंगे। किलो 10 किलो सामान लेकर उड़ने वाले ड्रोन का दम भी फूलने लगा है और इतने खाने भर से सैनिकों का हौसला भी टूटने लगा है। और मॉस्को में मीटिंग के दौरान चीन के विदेश मंत्री के पास भारत के सवालों के जवाब नहीं थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात करीब 2.5 घंटे चली। देखिए बैठक के बाद क्या फैसला हुआ और कैसे सामने आया 5 सूत्रीय फॉर्मूला। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बात हुई तो वहां भी ड्रैगन को मुंह की खानी पड़ी। ड्रैगन के पास हिंदुस्तान की बातों का जवाब नहीं था। उसकी हरकतों की वजह से उसके दामन पर जो दाग लगे हैं वो हर जगह उसकी बेइज्जती करा देते हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस बैठक में लद्दाख टेंशन पर खुलकर चर्चा हुई, लेकिन ड्रैगन अपनी कारगुजारियों से सफाई क्या देता, वो फंस गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूछा कि एलएसी पर इतनी सेना क्यों और एलएसी पर इतने हथियार क्यों जमा किए गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सेना की कार्रवाई का दोनों देशों के संबंधों पर सीधा असर पड़ेगा और यह भी कहा कि सीमा पर सैनिकों के अपने अपने पोस्ट वापसी को लेकर कमांडर लेवल की बातचीत में विस्तार किया जाए। गंतोम गैप के ऊपर और जो है वो हमारा बिल्कुल जो है कब्जा बिल्कुल पक्का हो गया है। तो ये बिल्कुल तय हो गया है कि भारत ने अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देनी। और जब मीटिंग होगी बेस्ट ये होगा कि आप अपनी 1 अप्रैल की पोजीशन पे जाइए और वहां से फिर उसके बाद मीटिंग की बात शुरू करिए। इस बातचीत के बाद 5 बिंदुओं पर बात बनी है। दोनों पक्षों की सेनाएं अपनी बातचीत जारी रखेंगी और अपने स्तर पर तनाव कम करने का प्रयास करेंगी। सीमा से जुड़े मामलों पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद जारी रखा जाएगा। पहले के सभी समझौतों को ध्यान में रखा जाएगा। मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है और सीमा क्षेत्रों में शांति के लिए विश्वास कायम करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। उम्मीद है कि इस मसले का हल कूटनीतिक तरीके से ही निकलेगा, लेकिन अगर ड्रैगन नहीं मानता तो हिंदुस्तान एलएसी पर दगाबाज चीन की युद्ध नीति का माकूल जवाब देने की तैयारी में जुटा है। और अब आपको दिखाते हैं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। कोरोना की बढ़ती रफ्तार देश के लिए बड़ी चिंता बन चुकी है। अगर कोरोना की ये रफ्तार नहीं रुकी तो रोजाना ये संख्या 1 लाख के पार भी पहुंच सकती है। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। कोरोना से जंग में लगा कि जैसे दुनिया उसे जीत गई, महामारी को मिटा डाला, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना अब भी जिंदा है। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। वायरस की वजह से 76,271 लोगों की जान जा चुकी है। सुबह से शाम होती भी नहीं और कोरोना का आंकड़ा 1 लाख को छूने लगता है। लगातार 2 दिनों से कोरोना संक्रमण 95,000 से ऊपर पहुंचने लगा है।
24 घंटे में 96,551 नए मामले आए हैं, 1,209 मरीजों की मौत हो गई है और 70,880 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में इस रोग की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद 1 लाख पहुंचने में 110 दिन समय लगा था। अब देश में 1 लाख केस सिर्फ एक दिन में जुड़ रहे हैं। भारत को 45 लाख पुष्ट मामलों का पूरा आंकड़ा पार करने में कुल 225 दिन लगे हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना को मात देने वाली संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 77.64% है। एक्टिव मरीजों की प्रतिशतता 20.67% है। मृत्यु दर 1.67% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 8.29% है। देश में अभी 9,43,480 एक्टिव मामले हैं। अब देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रोजाना 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। बहरहाल दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका, भारत और ब्राजील हैं। इन तीनों देशों में ही दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। और देश में आईसीएमआर ने पहला सीरो सर्वे कराया है, जिसके आंकड़े सामने आ गए। 100 सेकंड में समझिए आईसीएमआर का सीरो सर्वे दरअसल क्या कह रहा है। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। लगातार बढ़ रहा कोरोना कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कराए गए सीरो सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। सीरो सर्वे में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर सबसे ज्यादा रही और शहरी झुग्गियों में यह दर कम रही। आंकड़े बता रहे हैं कि गांव वाले इलाकों में संक्रमण की दर 69.4% रही, जबकि शहरी झुग्गियों वाले स्लम इलाके में यह दर 15.9% रही और गैर स्लम इलाकों में यह दर 14.6% रही। अब इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। सीरो सर्वे कहता है 18 से 45 साल के लोगों में पॉजिटिविटी की दर 43.3% रही। इसके बाद 46 से 60 साल के लोगों में 39.5% रही और 60 साल के ऊपर के लोगों में ये संक्रमण दर सबसे कम रही। ये सीरो सर्वे 700 गांवों और वार्डों में किया गया था। ये सर्वेक्षण 11 मई से 4 जून तक चला था, जिसमें देश के 21 राज्यों के 70 जिलों से सैंपल इकट्ठा किए गए थे। अब तक के सर्वे के नतीजे के मुताबिक 64 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़े उस समय के हैं जब देश में लॉकडाउन लागू था। सर्वे सैंपल 28,000 इकट्ठा किए गए थे। इस टेस्टिंग में 181 शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। राजधानी दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा चरण आज से शुरू हो जाएगा। इस बार ये वार्डवार आधार पर किया जा रहा है। सैंपल साइज 17,000 रखा गया है। ये 1 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा और इसका विश्लेषण करने में 7 से 10 दिन लगेंगे। मानव शरीर संक्रमण में कितना प्रभावित है, सीरो सर्वे इसी का पता लगाता है। ये शरीर में एंटीबॉडी की जांच करता है। अगर आपके शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आप कोरोना के संपर्क में आकर ठीक हो चुके हैं। और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने वापसी की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन पिछले हफ्ते में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। देखिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन की यह रिपोर्ट। कोरोना के जब शुरुआत हुई थी तब अस्पताल में कई तरह की परेशानियां देखने को मिली थी, लेकिन आज की तारीख में स्थिति बहुत ही सामान्य है। अस्पताल में मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है और प्रॉपर ठीक होके जा भी रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात करें तो कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जिसमें वेंटिलेटर अभी भी खाली हैं, बेड्स पे कुछ मरीज़ हैं, लेकिन जो सीवियर है उन्हीं को ICU वगैरह की ज़रूरत है। मसलन कि अगर हम इस एक वार्ड की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी मरीज़ वगैरह हैं और आराम से सबका ट्रीटमेंट हो रहा है और कहीं कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि वार्ड के अंदर जाना ठीक नहीं है सिक्योरिटी की वजह से, इसलिए हम बाहर से आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, सही समय पे सबका इलाज हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि सही समय पे अगर कोई मरीज़ अस्पताल आ रहा है तो वो पूरी तरीके से ठीक होके भी जा रहा है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो कोरोना को लेकर काफ़ी जो है अच्छी बातें ये हैं कि अगर आप सही समय पे अस्पताल चले आए तो सब कुछ ठीक है। जितना देर करेंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि समय रहते अपना टेस्ट कराएं कोरोना का, और टेस्ट करवाने के बाद जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें ताकि डॉक्टर ये तय करे कि आपको अस्पताल में रहना है या फिर घर पर ही रह के आप ठीक हो जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की कोशिश ये है कि आप उस स्थिति को समझें जिस स्थिति में एक मरीज़ को जब कोरोना संक्रमित हो जाता है तो कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या
विकल्प उसके पास मौजूद है ठीक होने के लिए। तो देश के दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में LNJP अस्पताल में हम आए हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था पहले से काफ़ी दुरुस्त हुई है और इस दुरुस्त व्यवस्था में मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी है समय रहते आप अस्पताल पहुँचे। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। और मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। पूरे दिन PPE किट पहनकर डॉक्टर और नर्सेस कैसे लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। फिर दिखाएंगे आपको ममता दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल का हाल। पश्चिम बंगाल में PPE का घोटाला हो गया है। मैं इस समय आइसोलेशन वार्ड में हूँ। मैं PPE किट इस समय मैंने पहनी हुई है और यकीन मानिए मैं अंदर से पसीने पसीने हो चुका हूँ। मुझे 2 मिनट खड़ा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। आप सोचिए डॉक्टर्स जो 24-24 घंटे ये PPE किट पहनकर काम करते हैं उनकी क्या हालत होगी। मैम क्या हालत होती है अंदर, और PPE किट पहनकर कितनी तकलीफ होती है? सर PPE किट पहन के जो पसीना आता है हम लोगों को, जो स्कॉटिंग होती है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे हम जल रहे हो, अंदर से झुलस रहे हो। PPE किट से जो पसीना आता है, हम लोग पानी भी नहीं पी सकते। 12-12 घंटे हम लोग PPE किट पहने रहते हैं। इसकी वजह से हमें कई बार ये इतने N95 और मास्क वगैरह पहने रहते हैं, इसकी वजह से कई बार हम लोगों को ही सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं। PPE किट की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे आग में कैसे झुलसते हैं उस तरीके से फील होता है। इधर कोरोना पैर पसार रहा है, उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना के समय जो टेस्ट किट खरीदे गए थे उनमें घोटाले की बात सामने आई है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमाने लगी है। विपक्ष इस मामले पर ममता दीदी पर हमलावर हो गया है। इसके बारे में जब विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान को पूछा गया, उन्होंने ये कहा देर में ही सही जगदीप धनखड़ को इस बात का भनक तो लगी है। वहीं तृणमूल का यही कहना है कि जगदीप धनखड़ जो हैं उनको आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन वो कुछ ना कुछ आरोप करते रहते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्या सच में पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेके कोई घोटाला हुआ है, जिसका उत्तर अभी तक राज्यपाल ने जो RTI किया था उनमें पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दिया है। ये राज्यपाल का आरोप है। आखिरकार क्या सच है ये सामने जरूर आना चाहिए। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।